हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस से रिलेटेड बड़े ही प्रोमिनेंट टॉपिक में। आज हम बात करेंगे हाल ही में कंक्लूडेड रायसीना डायलॉग ऑफ 2022, जिसमें ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कई सारे जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस रहे डिफरेंट इवेंट्स में, सेशंस में, डिफरेंट टॉपिक्स में, उसको काफी लाइमलाइट में आते हुए देखा गया। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ 3 दिन का रायसीना डायलॉग ऑफ 2022। इसको इनैग्रेट किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यह रायसीना डायलॉग का जो 2016 में पहली बार स्टार्ट हुई उसका 7वां एडिशन है। कई सारे फॉरेन डिग्निटरीज, जिसमें इस बार के चीफ गेस्ट रहे उर्सुला वॉन डर लियन, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे शिरकत करते हुए देखा गया। कौन कंडक्ट करवाता है इस रायसीना डायलॉग की कॉन्फ्रेंस को? यह एक जॉइंट वेंचर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA और एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दोनों का यह एक जॉइंट एफर्ट माना गया है। इस बार का जो रायसीना डायलॉग है इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है और इसको ऑफलाइन, इन पर्सन, फेस टू फेस कंडक्ट किया गया है 2 साल के गैप के बाद, क्योंकि 2 साल से पैंडेमिक की वजह से इसको हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कैरी आउट किया गया। लेकिन इस बार फिर से ये नॉर्मल फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में, इन पर्सन फॉर्मेट में इसको रीइंस्टीट्यूट किया गया। और इस बार की थीम रही टेरा नोवा, इम्पैशंड, इम्पेशेंट एंड इम्पैरल्ड। और ये 3 दिन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि अभी जो लगातार 60 दिन से भी ज्यादा रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें हर इंटरनेशनल कम्युनिटी या हर कंट्री कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट होते हुए देखा गया है। और पिछले कुछ महीनों में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यू दिल्ली में, इंडिया में कई सारे हाई प्रोफाइल विजिट्स देखे गए हैं, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो जापान से हो, चाहे वो अमेरिका से हो। और हर ब्लॉक कोशिश करता हुआ नजर आया कि न्यू दिल्ली या इंडिया उनका साथ दे, उनकी तरफ से खड़ा हो। लेकिन इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी का परिचय देते हुए अपना नॉन अलाइंड स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम बेवजह किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, जो सही होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, हमारे इंटरेस्ट में होगा, हम उसी पॉलिसी को परस्यू करेंगे। कोई अगर हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो वो दिन अब चले गए हैं। हमें जो ठीक लगेगा, सही लगेगा अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, हम वही करेंगे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ ली जाए। क्या है रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है, और बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ऐसे इश्यूज पे जिनको पूरी ग्लोबल कम्युनिटी फेस करती है या जिनका इंपैक्ट पूरे ग्लोब पे होता है, वर्ल्ड कम्युनिटी पे होता है, उनको इस रायसीना डायलॉग जो हर साल कंडक्ट कैरी आउट की जाती है उसमें डिस्कस किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम रायसीना डायलॉग क्यों रखा गया? क्योंकि रायसीना डायलॉग इसलिए रखा गया क्योंकि रायसीना हिल दिल्ली में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, प्रेसिडेंशियल पैलेस एटसेट्रा हैं, वो सभी रायसीना हिल पे लोकेटेड हैं। इस वजह से रायसीना हिल्स को इंडियन गवर्नमेंट की सीट माना जाता है कि ज्यादातर जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट डिग्निटीज हैं, वो रायसीना हिल पर ही बेस्ड हैं दिल्ली में। और उसी के तर्ज पे इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया रायसीना डायलॉग। और जब से रायसीना डायलॉग 2016 से स्टार्ट हुआ है, एक लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर के तौर पे इमर्ज होता हुआ इसको देखा गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें कई सारे हेड्स ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2016 में जब पहला रायसीना डायलॉग कंडक्ट किया गया तो उस वक्त 100 से भी ज्यादा स्पीकर्स 35 से भी ज्यादा कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। और पहले रायसीना डायलॉग ऑफ 2016 की थीम रखी गई एशिया, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2017 में 120 से भी ज्यादा स्पीकर्स, 65 कंट्रीज से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, और उसकी थीम रखी गई द न्यू नॉर्मल, मल्टीलैटरलिज्म विद मल्टीपोलैरिटी। तीसरा एडिशन 2018 में
जिसका थीम रहा मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव ट्रांजिशंस, आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड एडीएम्स। 2019 में जो थीम रही कॉन्फ्रेंस की, न्यू जियोमेट्रिक्स, फ्लूइड पार्टनरशिप्स एंड अनसर्टेन आउटकम्स, रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आया 2019 का थीम। उस वक्त जो अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई पूरे ग्लोबल ऑर्डर में। 2020 की थीम नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरीज एंड 2021 जो लास्ट कॉन्फ्रेंस रही, जिसको हाइब्रिड फॉर्मेट में कंडक्ट किया गया, होस्ट किया गया, उसकी थीम रही वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि पैंडेमिक का जो आउटब्रेक रहा उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखा गया पूरे ग्लोबल ऑर्डर पे, ग्लोबल रिस्पांस पे, ग्लोबल इक्वेशन पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, फॉरेन रिलेशंस पे, और उस वजह से 2021 की जो थीम रही वो भी इस पैंडेमिक आउटब्रेक से इंफ्लुएंस होती नजर आई। अब मूव करते हैं अभी की जो रायसीना डायलॉग 2022 है। क्या है रायसीना डायलॉग ऑफ 2022 और क्या इसकी थीम है? जो रायसीना डायलॉग ऑफ 2022 एडिशन है, जो कि 7th एडिशन है, एक्सपेक्टेशन है कि इसमें 100 से भी ज्यादा सेशंस होंगे, 210 से भी ज्यादा स्पीकर्स होंगे, 90 से भी ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। जो मेन इवेंट है उसको कंडक्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और साइड इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे बर्लिन और वॉशिंगटन में भी। और जैसा हमने कहा, एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के बीच में। इस बार जो मेन इवेंट होंगे उसके साथ साथ एक यंग फेलोज प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जा रहा है अलोंग द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट। और 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस होंगे, डायलॉग्स होंगे, पैनल डिस्कशंस होंगे, फीचर्स होंगे, वो 6 थीमेटिक पिलर्स पर बेस्ड होंगे। पहला पिलर होगा रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। मतलब ट्रेड के बारे में डिस्कशन, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कशन, डेमोक्रेसी से रिलेटेड। सेकंड थीमेटिक पिलर होगा एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, कि कहीं ऐसा तो नहीं मल्टीलैटरलिज्म जो बीच में नजर आने लगा, ग्लोबलाइजेशन एटसेट्रा, वो अब कम होते हुए देखा जा रहा है, खत्म होते हुए देखा जा रहा है। ए नेटवर्क्ड ग्लोबल ऑर्डर। थर्ड थीमेटिक पिलर होगा वाटर कॉकेसस, टर्बुलेंट टाइड्स इन द इंडो पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, सेफ्टी एटसेट्रा या इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनको कैसे फॉलो करवाया जाए, कौन इसके वॉयलेटर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथी थीमेटिक पिलर होगी कम्युनिटीज इन कॉर्पोरेशन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू हेल्थ, डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। पांचवा थीमेटिक पिलर होगा अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशन, कॉमन इंपेरेटिव, डाइवर्जिंग रियलिटीज। और छठा और लास्टवां थीमेटिक पिलर होगा सैमसन वर्सेस गोलियत, द परसिस्टेंट एंड रिलेंटलेस टेक वॉर्स। मतलब टेक्नोलॉजी के स्पेस में जिनको बिग टेक कहा जाता है, उनके साथ अलग अलग गवर्नमेंट्स का कई तरह से डिस्प्यूट भी देखा नजर आ रहा है, कैसे उसको टैकल किया जाए। और इस बार की जो रायसीना डायलॉग है 2022, इसमें कई सारे प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में लगातार टूर कर रहे हैं इस एनुअल फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जैसे इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन कार्ल बिल्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा स्टीफन हार्पर, फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद नशीद एंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अबॉट। इसके अलावा कई सारे कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स, जैसे अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर, अर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के, गुआना के, नाइजीरिया के, नॉर्वे के, लिथुनिया के, लग्जमबर्ग के, मेडागास्कर के, नेदरलैंड्स के, फिलीपींस के, पोलैंड के, पोर्चुगल के, स्लोवेनिया के, वो भी इस 3 दिन की इंटरनेशनल अफेयर्स की कॉन्फ्रेंस को इंडिया में अटेंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा खास है रायसीना डायलॉग ऑफ 2022 के बारे में जिसके लिए इंडिया इतना एफर्ट कर रहा है। इंडिया अगर आप पॉपुलेशन स्टैंड पॉइंट से देखें तो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। इसका मतलब इंडिया में जो भी होगा उसका मेजर इंपैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमीज पे, वर्ल्ड ऑर्डर पे, ग्लोबल इक्वेशंस पे, जियो इकोनॉमिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे। सिमिलरली वर्ल्ड में अगर कोई भी इवेंट होता है तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि इंडिया में रिसाइड करती है, उस पे एक मेजर इंपैक्ट उसका होगा। कहीं भी लड़ाई हो, इंडियन कम्युनिटीज, हमारा डिसोपेरा वहां पे हमेशा रहता है, तो जैसे ही लड़ाई शुरू होगी इंडिया को वहां से अपने लोगों को बाहर निकालना होता है, उनके जॉब्स पे इंपैक्ट होता है, उनकी पढ़ाई पे इंपैक्ट होता है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे इंपैक्ट होता है, उनकी फैमिलीज पे इंपैक्ट होता है। इसीलिए औरों का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया हमेशा सीरियस होगा इस बात को लेके कि ग्लोबल पीस मेंटेन रहे,
कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके, ताकि बाकी कंट्रीज के साथ साथ इंडियन पॉपुलेशन भी शांति से रह सके, प्रॉस्पर कर सके, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके। और इंडिया इस वजह से हमेशा कोशिश करता है कि एक सच में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा ना हो कि कन्वीनियंस के हिसाब से आप उन रूल्स को शॉर्ट सर्किट कर दें, बाईपास कर दें, वॉलेट कर दें, ओवरराइड कर दें, अगर आप पावरफुल हैं, आप माइटी हैं तो। इंडिया का हमेशा से यह एडवोकेसी रही है कि जो भी ग्लोबल ऑर्डर हो वो ट्रूली मतलब सच में रूल बेस्ड हो, जिसमें सभी के लिए सेम रूल्स हो। ऐसा ना हो कि अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले, या यूनाइटेड नेशंस कुछ ना करे, इंटरनेशनल बॉडीज कुछ ना करें। सिमिलरली अगर यूएस कहीं पे कोई वॉयलेशन करता है, चाइना कहीं पे कोई वॉयलेशन करता है, यूरोप कहीं पे कोई वॉयलेशन करता है, इवन इंडिया कहीं पे कोई वॉयलेशन करता है, तो क्योंकि वो हाई और माइटी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, वहीं पे कोई छोटा कंट्री, वीक कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कुछ करता है, तो उसके खिलाफ पूरी ग्लोबल कम्युनिटी लामबंद हो जाए। इंडिया कभी भी इस तरह की इक्वेशन को फेवर नहीं करता। इंडिया हमेशा इंपार्शियल, ट्रूली रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का ही एडवोकेट रहा है। और इस वजह से रशिया डायलॉग 2022, खासतौर से रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करती हुई नजर आती है, जिसमें फिर से एक बार सभी कंट्रीज कोशिश करेंगे कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए और आगे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वॉलेट ना हो, उल्लंघन ना हो, ऐसी कोशिश की जाए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और ऐसे रूल्स बनाए जाएं ताकि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है ये इंक्लूसिव हो और हमेशा रूल्स बेस्ड ही रहे। इस बार की जो थीम है, क्या है इस बार की थीम? फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, इस बार की थीम है टेरा नोवा, इम्पैशंट, इम्पेशेंट एंड इम्पैरल्ड। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है टेरा नोवा? टेरा नोवा का मतलब है कि पोस्ट कोविड या पैंडेमिक या कोविड-19 के बाद में जो ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हुई है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए टेरा नोवा इस बार के थीम में इंक्लूड किया गया है। टेरा नोवा का मतलब है कि सोसाइटीज हो, चाहे कंट्रीज हो, चाहे कम्युनिटीज हो, जैसे ही ग्लोबल ऑर्डर ने मार्च 2020 से इस पेंडेमिक के अनसर्टेन, अनफेमिलियर वर्ल्ड में एंटर करना शुरू किया और अभी तक ऐसा लगता है कि शायद फोर्थ वेव फिर से हिट करे, अटैक करे, तो कहीं ना कहीं इस अनसर्टेन, अनफेमिलियर वर्ल्ड में पूरी ग्लोबल कम्युनिटी जीने के लिए मजबूर है। कोविड-19 ने जब हिट किया पूरी ग्लोबल कम्युनिटीज को, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, सभी के ऊपर उसका इक्वल इंपैक्ट रहा। इसने किसी को नहीं छोड़ा। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि कोविड-19 पैंडेमिक एक तरीके से ग्रेट लेवलर के तौर पे देखा जाता है। आप रिसोर्सफुल हो, चाहे आप गरीब हो, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ा, और एक बार मदर नेचर की पावर को रियलाइज करते हुए कहीं ना कहीं देखा गया कि हो सकता है आपके पास मटेरियल वेल्थ बहुत हो, लेकिन ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे हो सकता है वो मटेरियल वेल्थ सफिशिएंट ना हो, या इफेक्टिव ना हो, या इनफ ना हो आपको ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए। इसके अलावा यह भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला जो टाइम है उसको वही लोग फेस कर पाएंगे, उसमें एक्सेल कर पाएंगे जो टेक्नोलॉजी और न्यू एज इन्वेंशंस से ड्रिवन होंगे। पिछले 2 साल में ऐसा लगता है कि वैसे तो वर्ल्ड को आगे मूव करना चाहिए था टाइम के साथ, लेकिन कोविड की वजह से खास तौर से, और अब रशिया यूक्रेन का जो वॉर हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है आगे बढ़ने के बजाय वर्ल्ड पीछे चला जा रहा है। इसके अलावा जो इम्पेशेंट वर्ड, जो वर्ड इंसर्ट किया गया इस बार की थीम में, उसमें कहा गया है कि अननोन, अनसर्टेन फियर ग्लोबल ऑर्डर में जो देखा जा रहा है, अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल, या इसको सरप्राइज आप कह सकते हैं, किसी ने शायद इमेजिन नहीं किया होगा, अनइमेजिनेबल, कि 2022 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर ब्रॉड डे लाइट में इस तरीके से अटैक कर देगा और उसको स्मैश करता हुआ चला जाएगा और ग्लोबल कम्युनिटी सिर्फ साइडलाइन से देखती रहेगी। तो बहुत सारे कंट्रीज के मन में अब यह डर है, अननोन का, अनसर्टेनिटी का फियर है कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं हो जाएगा। लोगों को यह भी कहना है, खासतौर से हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का, कि इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम इन बिग आइडियाज को एक्सचेंज कर सकें, डिस्कस कर सकें
और जो इमर्जिंग ग्लोबल रियलिटीज हैं उनको फेस करने के लिए हम पहले से ही एज ए ग्लोबल कम्युनिटी तैयार हो जाएं। आज की तारीख में जरूरत है कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस की, डाइवर्स ओपिनियंस को इनवाइट करने की, एनकरेज करने की और मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी को एक्टिवेट करने की, ताकि रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो ही ना पाए। इसके अलावा इस पूरे डिस्कोर्स में कोशिश यही रहे कि किस तरीके से जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक ट्रेंड लाइंस है उनको मैप किया जाए, किस तरीके से जो प्रेवलेंट डॉगमास हैं इंटरनेशनल सिस्टम को लेके उनको क्वेश्चन किया जाए और किस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को एनकरेज किया जाए, ताकि दोबारा से ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर को जो चैलेंज करती नजर आती है, पहले पैंडेमिक से रिलेटेड और अब रशियन यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन ग्लोबल ऑर्डर को फिर से फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इंडिया के जो फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हैं वो कोशिश करेंगे एक कॉमन ग्राउंड रीच करने की, जिसके थ्रू सिर्फ अलायंसेस या ब्लॉक्स बना के नहीं, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ लाके एक ट्रूली रूल बेस्ड ऑर्डर स्टैब्लिश किया जा सके। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, इंडिया इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लीड लेता हुआ दिखाई देता है 2016 से ही, जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं, सिर्फ नेबरहुड फर्स्ट ही नहीं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर किसी भी तरह के थ्रेट परसेप्शंस हो सकते हैं, नई रियलिटीज हैं, नई जियो इकोनॉमिक्स हैं, नई जियो पॉलिटिक्स इक्वेशंस हैं, उनको डिस्कस करके एक ट्रूली रूल बेस्ड ऑर्डर कैसे स्टैब्लिश किया जाए जिसका वॉयलेशन ना हो, मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी को ओपन किया जाए ताकि कंफ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो, इसको डिस्कस किया जा सके। बड़ी इंपॉर्टेंट फोरम, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।